हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस पर। आपका तैयारी कैसे चल रहा है जरूर बताइए। ठीक है, आपका तैयारी कैसे चल रही है बताइए। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। कितना? चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। ठीक है, इसका वन शॉट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव देखने वाला। ठीक है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम इस क्लास में देखने वाले। ठीक है, तो आप पूरा क्लास को एकदम बढ़िया से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए और अभी क्लास को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो आपका देख लीजिए, पहला नंबर जो चैप्टर है, पहला 1 नंबर आती है, वो आपका पहला जो चैप्टर है वो आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जो आपका पहला चैप्टर है कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो चलिए इसके सारे ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी देखेंगे। सारे एक ही क्लास में होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे एक ही क्लास में होगा। ठीक है, तो पूरा क्लास एकदम बढ़िया सब लोग देखिएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखिए। 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कौन सी विधा? पाठ की जो विधा है ये कौन से? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक है ये निबंध है। क्या है? वो एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर जो पाठ है वो एक निबंध है। इसके लेखक, तो इसके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जिसका जन्म हुआ मध्य प्रदेश महू में। ठीक है, मध्य प्रदेश महू में भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। महू में, ठीक है, मध्य प्रदेश के महू जिला है। और आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव कौन से परिवार के थे? तो भीमराव जो थे वो दलित परिवार के थे, दलित परिवार में जन्म लिया था। ठीक है, आपसे पूछा है भीमराव कौन सा परिवार में जन्म लिया? तो दलित परिवार में भीमराव अम्बेडकर जी जन्म लिए थे। तो आपका 6 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? जो मानव मुक्ति का पुरोधा है उसे भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये देखिए, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहां से फिर लंदन गए? तो बड़ौदा नरेश जो था वहाँ का राजा, तो उसके प्रोत्साहन राशि उसने कुछ पैसा दिया था भीमराव अम्बेडकर को। उसी के प्रोत्साहन राशि पर जो भीमराव अम्बेडकर थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो न्यूयॉर्क से फिर कहाँ गए? लंदन गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर गए थे उच्च शिक्षा प्रस्थान करने के लिए? तो बड़ौदा नरेश। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मक के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव के जो चिंतक और रचनात्मक के प्रमुख व्यक्ति कौन से? तो 3 थे। कौन? बुद्ध थे वो, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है? भारत के संविधान निर्माण में किसकी भूमिका अहम भूमिका थी? जो भीमराव अम्बेडकर है उसकी ये भारत के संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो भारत के संविधान को लिखने में बहुत अपना क्या कहें महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर आपका क्या है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो भीमराव है उसकी मृत्यु हुई थी 1956 दिल्ली में। दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी भीमराव अम्बेडकर का जन्म। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, इसी तरह आपका पूछेगा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक। ये दोनों जो आपका महत्वपूर्ण एकदम MBBI छपने वाला प्रश्न है। ये दोनों 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन को आप एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए दिमाग में। आपका 2 नंबर यहीं बस ये दोनों क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, एकदम ये दोनों MBBI है। 11 और 12 नंबर बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर।
और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और पूछा जाए बुद्ध एंड धम्मा के लेखक कौन है? तो उसका भी लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर ही है। बुद्ध एंड धम्मा के लेखक भी भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण व्यंग्य कितने खंडों में, व्यंग्य में जो है इसका समूह कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में। भीमराव अम्बेडकर के जो संपूर्ण व्यंग्य है वो 21 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषण से लिया गया है? जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ आप जो पढ़ रहे हैं वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर का बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो हिंदी रूपांतर इसका करने वाला कौन था? ललई सिंह यादव, ठीक है। ललई सिंह जो यादव था, ललई सिंह यादव ने उसी ने इसका हिंदी रूपांतर किया था। ये जो थी एलिमिनेशन ऑफ कास्ट है, ये एक इंग्लिश पुस्तिका है। इसमें इंग्लिश में लिखा गया था पुस्तक को, इसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले कौन है? तो ललई सिंह यादव, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में आपका देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो जाति प्रथा है, ठीक है। जाति प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही। अब तो भारत जब बहुत कम हो गया जाति प्रथा। जो हमारे दादा दादी ये परदादा के समय थे, उस समय में बहुत ही ज़्यादा क्या था? बहुत ही ज़्यादा जाति प्रथा था। अभी तो जाति प्रथा बहुत ही कम है कि हमारे दादा और दादी के समय में बहुत ही जाति प्रथा था, ठीक है, समझ गए। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 18 नंबर प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं। ये जो जाति प्रथा है ये कोई रुचि पर आधारित नहीं, जैसे कि इसी कारण ये एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा जो है ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, आदर्श समाज और स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ऐसा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि एक जो आदर्श समाज होगा वो किस पर आधारित होगा? वो रहेगा स्वतंत्रता पर, समानता पर, भातृत्व, ये इस सब पर आधारित होगा। ऐसा कहने वाला कौन था? तो ऐसा कहने वाला भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो आपका है वो है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही, दिन पर दिन जो है बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। किसके कारण? ये सब जाति प्रथा के कारण हो रहा है, ठीक, जाति प्रथा के कारण। चलिए 21 नंबर प्रश्न जो आपका क्या है, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? जो आधुनिक है वो सब समाज और श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। जो पहले सोच के जो पहले के लोग थे वो श्रम विभाजन को क्यों आवश्यकता मानता था? क्योंकि वो चाहता था कि जो कार्य कुशलता है, जैसे कि नाई को अगर आप बाल काटने में बहुत अच्छा रहता है, एकदम बढ़िया जानता है बाल काटने के। नाई के अलावा जैसे यादव जी का बोल दीजिए बाल काटने के लिए, तो बाल नहीं काट पाएगा बढ़िया से। तो उसी तरह का कार्य कुशलता के लिए सभ्य समाज को आवश्यकता मानता था, ठीक है, समझ गए। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो आपका है, भारतीय संविधान की निर्माता कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की निर्माता, तो भारतीय संविधान की निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है? भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज का निर्माता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जो भाईचारा है सच्चे लोकतंत्र में, जो अभी जो है क्या है, अभी जो भारत में वो तांत्रिक व्यवस्था है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सारा जो ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 1 का
चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। चलिए अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। किसको देखते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। जो फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका है वो है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। जो आपसे पूछ रहा है कि किस, जो लेखक है यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी, वो किस विडंबना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका हमें एक स्वरूप दीजिए, ठीक है। स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। उत्तर आपका लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो बोल रहे हैं कि हमें विडंबना मतलब उपासना, शर्म की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक यानी कि जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। यही कौन कह रहा है? हमें भीमराव अंबेडकर जी समझा रहा है कि इस युग में भी कि जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो एकदम दिल बना के भेजिए, दिल बना के एकदम भेजिए कि हम सर जी समझ गए, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक है, जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, वो जातिवाद के पक्ष में हमें क्या तर्क देते हैं। तो देखिए उसका देखिए उत्तर देखिए। तो हमारा उत्तर क्या है? उत्तर देखिए। उत्तर है जातिवाद के पोषक कहते हैं कि, ठीक है, तो जातिवाद के पोषक कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ठीक है। जो जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद को मानने वाले हैं, वो जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि जातिवाद के जो पोषक कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो यस लिखकर कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर हम समझ गए, यस लिखकर बताइए, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास करने में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देख रहे थे। तो 3 नंबर प्रश्न देख रहे, इसका उत्तर नीचे है। तो 3 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए। 3 नंबर क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। आपसे पूछा जाएगा जो अभी जातिवाद के ऊपर तर्क दिए हैं, जातिवाद के पक्ष में लोग, वो जातिवाद के पक्ष के लोग, तो उसके में लेखक की आपत्तियाँ क्या है, लेखक यानी भीमराव अम्बेडकर जी का आपत्ति क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर इसका यहाँ है, देखिए उत्तर है कि लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा इस श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, ठीक है। कि जैसे देखिए अगर नाई है तो वो बाली काटेगा, ब्राह्मण है वो पूजा कराएगा, बरही है तो वो अगर शर्मा जाति के लोग हैं तो बरही का काम करेगा, ठीक है। ये जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, ये श्रम के साथ साथ लोगों की बांटता है, यानी कि काम के साथ साथ लोग को भी बांट देता है, ठीक है। यही कह रहा है, कौन कह रहा है? भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं, हमें यही कह रहा है कि जो ये क्या, जो आपका ये है जातिवाद के तर्क में क्या, लेखक की पहली आपत्ति यह है कि इस प्रथम लेखक जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, ठीक है। लोगों का भी विभाजन करता है। इस श्रम विभाजन किसी समाज की आवश्यकता हो सकती है परंतु कार्य के साथ लोगों का विभाजन उचित नहीं है। तो हमें भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जो है ये कार्य किसी समाज की आवश्यकता हो सकती है, किसी समाज की आवश्यकता हो सकती है परंतु कार्य के लिए लोगों का विभाजन उचित नहीं है, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो दिल बना के भेजिए कि हाँ सर हम समझ गए, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर जो आपका प्रश्न है वो आपका है कि जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा आपका क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है। ये जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए आपका क्या है? भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच में बांट देती है, ठीक है।
जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं ऐसा होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो भारत में ये जो जाति प्रथा है ये श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ये जो है मजदूरों को यानी बल्कि श्रमिकों को, जो कि या कुछ श्रमिक है, उसको एक दूसरे से ऊंचा नीचा, जैसे छोटे जाति के लोग हैं तो उसको एकदम नीचे भाव से देखेंगे, बड़े जाति के लोग हैं तो उसे ऊंचा भाव से देखेंगे, इज्जत की नज़र से देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा जो व्यवस्था है और किसी देश में नहीं पाया जाती, ये जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए हैं? तो यस लिख के जरूर बताइए कि हाँ सर समझ गए। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 5 नंबर जो प्रश्न है वो 5 नंबर क्या प्रश्न है? 5 नंबर प्रश्न आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया है। जो जाति प्रथा है उन लोगों को ऐसा कार्य चुनने ही नहीं देता जो उसके पूर्वजों ने, उसके बाप दादा या उसके परदादे ने नहीं किया हो। ठीक है, इसलिए लोग जो है बेरोजगार होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत आप पढ़ लिए थी, एक गांव में एक गांव में क्या है, एक गांव में नाई समाज का लोग है, 10 नाई समाज का लोग है। अगर 10 नाई समाज के लोग अगर बाल ही काटेगा तो कितना का दुकान चलेगा बताइए? डेली कितना आदमी बाल कटाएगा? गाँव में ज़्यादा 10,000 12,000 आदमी रहता है मान लीजिए, तो वो डेली कितना बाल कटाएगा? इसलिए सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण जो है वो जो एक जाति प्रथा ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अंतर। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो यस लिख के जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम समझ गए, एकदम बढ़िया समझ गए। ठीक है, एकदम अगर आ जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आप लिख के आ जाइएगा। यस नो कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका ये, लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? आपसे पूछा जाएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर जो है वो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी जो है वो गरीबी, ठीक है, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो मानता है वो मानता है जाति प्रथा को। ठीक है, वो जाति प्रथा का मानने का क्या कारण है? वो जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को क्यों मानता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा है आंसर, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। ठीक है, जो जाति प्रथा है वो लोगों का अपने इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो इसीलिए ये जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? जाति प्रथा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिया है? आपसे पूछा जाए लेखक भीमराव अंबेडकर जी है वो किन पहलुओं के कारण जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिया है, हानिकारक प्रथा बताया है? तो ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर आपका, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है जिसमें आर्थिक और राजनात्मक रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। ठीक है, जो लेखक भीमराव अंबेडकर जी है वो कई पहलुओं से बताया है कि जो जाति प्रथा है ये एक हानिकारक प्रथा है। ठीक है, ये हमारे समाज में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आर्थिक और रचनात्मक दोनों पहलुओं से आपको बताया है। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो आप कमेंट में यस लिख के जरूर बताइए। चलिए 8 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 8 नंबर प्रश्न आपसे है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? जो एक सच्चा लोकतंत्र है उसकी स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर जी किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए। उत्तर आपका, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा आवश्यक माना है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी है वो बोल रहे हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोगों के बीच दूध है। ठीक है, लोगों के बीच क्या होना चाहिए? दूध
लोगों के बीच दूध और पानी की तरह क्या है, लोगों के बीच दूध, ठीक है, दूध और पानी की तरह भाईचारा का मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी की तरह भाईचारा का मिश्रण होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 जो था आपका ये पूरा समाप्त हो गया। अब चलिए चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपका है विष के दांत, ठीक है। ये विष के दांत जो है ये कहानी, इसके जो लेखक हैं वो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? ललिन विलोचन शर्मा। ललिन विलोचन शर्मा जी है इसके लेखक। ललिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो वो 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब? 1916, 18 फरवरी 1916 को हुआ था नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म, ठीक है। तो चलिए इसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न यानी 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए। विष के दांत पाठ कौन सी विधा है? तो ये विष के दांत है, ये कहानी है, ठीक है। विष के दांत जो है ये एक कहानी है, ठीक है। समझ गए आप? विष के दांत क्या है? एक कहानी है। और 2 नंबर प्रश्न आपका देखिए, 2 नंबर क्या है? विष के दांत कहानी किस कहानी से ली गई है? ये जो विष के दांत कहानी है ये विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ठीक है। विष के दांत जो है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। 3 नंबर प्रश्न आपका है, 3 नंबर, विष के दांत के लेखक कौन है? जो विष के दांत के लेखक हैं वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। आपसे पूछा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो नलिन विलोचन शर्मा जी था इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म पटना के बदरघाट, पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है? नलिन विलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? स्कूल की जो पढ़ाई थी उसकी हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा जी का पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, किस विद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? पटना विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी और संस्कृत में एमए किया था, ठीक है। आप समझिए। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? जो साहित्य की इतिहास दर्शन है वो नलिन विलोचन शर्मा जी का दत्तीय रचना, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा जी का रचना है साहित्य का इतिहास, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है? विष के दांत कहानी किसकी अनेक अंतः विरोधियों का उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उसके अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कौन सा कहानी? विष के दांत, ठीक है। विष के दांत मध्यम वर्ग लोगों के, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10, शहनशाह की कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। शहनशाह का जो कार था वो काले रंग का था। 11 नंबर प्रश्न आपका, शहनशाह के कार की कीमत कितनी थी? शहनशाह के कार की कीमत 7500 रुपया था। 7500 रुपया तक शहनशाह के कार की कीमत, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, शहनशाह के यहाँ गिर गिर गिरहल सॉरी यहाँ गिरधर लाल होता। यहाँ पर गिरधर लाल क्या था? तो गिरधर लाल एक किरानी था, ठीक है। यहाँ पर गिरधर लाल होता, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो एक किरानी था वो, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? तो सेन साहब का बेटा का नाम खोखा या कासू था। जब हम लोग पढ़ते थे खोखा या कासू में बड़ा हम लोग को अति होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसके लिए जो सेन साहब का बेटवा था उसका खोखा भी नाम था, कासू दोनों नाम था, ठीक है। इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि सेन साहब का बेटवा का नाम था खोखा और कासू दोनों, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न आपका, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कौन कौन सी? सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती। तो आपका सीमा, ठीक था। सीमा था, रजनी था, आलोक था और शेफाली था। सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, ये सब था सेन साहब की 5 पुत्री का नाम, ठीक है। याद कर लीजिए एकदम बढ़िया से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 15 नंबर रखा है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो अपने बेटा बहा है उसको बनाना चाहते इंजीनियर, या बिजनेसमैन या इंजीनियर, ये दोनों में से कोनो एक चीज़ बनाना चाहता था सेन साहब अपना बेटा को, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर आपका है, घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था?
जो घर के बनाए सभी मामलों में पाता हो, खोखा या कासू। खोखा या कासू अब दोनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। सेंस आपका बेटा के नाम है खोखा, और कासू भी उसके ही का नाम है, ठीक। तो सेंस अति घर के बनाए सभी मामलों में अपलोड कौन था? खोखा, ठीक है। खोखा जो था वही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर, सेन साहब की अपनी पुत्री, सेन साहब की क्या है? सेन साहब की अपनी पुत्रियां को मानते, सेन साहब अपनी पुत्री को क्या मानते थे? तो कठपुतली मानते थे क्या, ठीक है। क्या मानते थे? कठपुतली, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न वो क्या है? मदन किसका पुत्र था? मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। किसका? गिरधर लाल का पुत्र था मदन। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था कौन? मदन, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन कासू के 2 दांत तोड़े थे, ठीक है। मदन जो थे वो कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। किस लिए? लट्टू के खेल में दोनों मार किए थे, इसलिए मार में दे एकदम कासू के दो दांत तोड़ दिए थे मदन ने, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका, मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो लट्टू के खेल को लेकर विवाद था। मदन और कासू के बीच जो था वो लट्टू के खेल को लेकर विवाद था, ठीक है। कासू जो थे उसको खेलने नहीं दिया था। एक बार वो कार कार खेल रहा था, ठीक है, कासू। तो मदन वहाँ पर पहुंच गया कि हमको भी खेलने दो भाई, अमीर बाप का बेटा जानवे करते हैं बिगड़ रहता है, तो नहीं खेलने दिया। तो मदन भी सलाह सोचा कि हम भी बदला लेके रहेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए मदन भी, जब उसके पास मदन के पास आया कौन? कासू आया, तो उसको भी मार के एकदम 2 दांत तोड़ दिया था। मार के 2 दांत तोड़ दिया था और बदला अपना ले लिया था, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो मदन को। सेन साहब के जो ड्राइवर थे वो मदन को धक्का दे दिया था, ठीक है। मदन को धक्का दे के गिरा दिया था सेन साहब के ड्राइवर ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाई गई है? जो बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में? 20 के दांत की कहानी में दर्शाया गया, ठीक है। 20 के दांत की कहानी में दर्शाया गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा कौन? सेन साहब ने। सेन साहब ने किसको कहा था? तो मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डकैत बनते हैं, चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन था, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? जो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। जो मदन के लिए था मार खाना बहुत ही मामूली बात, तो यानी कि पिटता ही रहता था, ठीक है। पिटता रहता था, अपने पिताजी से बार बार पिटता ही रहे, इसलिए उसके लिए मार खाना मामूली बात हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये खोखा की बहनें थे, ठीक है। अब जब पूछा जाए किसकी बेटी थी, तो सेन साहब की बेटी थी। किसकी बेटी? सेन साहब की बेटी थी, ठीक है। एकदम बढ़िया से याद करके रखना आपको। आपसे पूछा जाएगा बहन तो खोखा का, और बेटी पूछा जाएगा तो सेन साहब का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? जो खोखा का दांत था वो मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन ने, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा। खोखा जो था सेन साहब के आंखों के तारा था। 28 नंबर प्रश्न देख लिया। 28 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार जो सेन साहब थे अपने सिद्धांत को भी बदल लिए थे, इसलिए पूछा जाएगा कि किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो खोखा के अनुसार, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 में प्रश्न का, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन? ये सेन साहब का कथन है, ठीक है। ये किसका कथन है? तो सेन साहब का कथन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न, कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो सुशील थी। तो आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हुआ? समाप्त है। सारा जो ऑब्जेक्टिव था आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक। लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते एकदम बढ़िया से आपको। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? प्रश्न नंबर 1 देखिए। आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है? कि सेन साहब के परिवार में बच्चों को पालन पोषण के लिए जा रहे
लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो सेन साहब थे उसके यहाँ बच्चों के पालन पोषण के लिए जो नियम बना था उस नियम को लेकर भेद आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में क्या करना, वर्णन करना है। तो उत्तर देखो, उत्तर है सेन साहब अपने घरों में, सेन साहब के घरों में बच्चों के पालन पोषण के लिए लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी जो लड़कियां थी उनके लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम था, और जो उसका बेटा था खोका यानी कि कासू, उसके लिए अलग नियम था। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ गए? अगर समझ गए तो यस कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न आपका है, खोका किन मामलों में अपवाद था? जो खोका था वो घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद, कोई भी घर के नियम को वो नहीं मानता था। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपका क्या है? सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए सभी मामलों के लिए अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़ाइयों को ऐसी आज़ादी, लड़कियों की ऐसी आज़ादी नहीं थी। तो उसकी वही बेटी थी सेन साहब की, उसको ऐसा कोई भी आज़ादी नहीं था जैसा खोखा का था। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी? तो जो सेन साहब थी और उसकी पत्नी खोखा के, सेन साहब के पत्नी खोखा को एक इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, उसके लिए सेन साहब अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने का निर्णय लिया था। ठीक है, जो सेन साहब था वो अपना बेटा को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता। ठीक है, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते, जिसके लिए वो अपना बेटवा को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने का क्या किया था? निर्णय लिया था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानी कार क्या बताना चाहता है? ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसको लेकर जो कहानीकार है वो क्या बताना चाहते हैं? तो उत्तर देखिए इसका क्या उत्तर, इसका उत्तर मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वालों को यह नहीं समझना चाहिए कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। ठीक है, महल वालों, ठीक है, इस कहानी के अनुसार जो होता है कहानीकार वो बताना चाहते हैं कि कभी भी महल वालों को झोपड़ी वालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो झोपड़ी वाले जो महल वाले हैं वो कभी ना चाहता है कि उसकी कीमती सामान के आसपास गरीब के बच्चा भटके। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो ठीक है, इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर आपका क्या है? देखिए इसका उत्तर जो है, ये उत्तर आपका कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लट्टू घुमाने का खेल था। ठीक है, जो कासू और मदन लड़े थे उसके बीच जो झगड़ा का कारण था वो क्या था? लट्टू घुमाने का खेल था। ठीक, इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहता है कि झोपड़ी वाले भी अपने अपमान का बदला ले सकता है। ठीक है, जैसे कि मदन ने कासू के दांत को तोड़ कर लिया था। ठीक है, इसलिए कभी भी झोपड़ी वालों को अति अमीर लोग हैं उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो भी अपना बदला ले सकता है, जैसे ने कासू ने मदन के 2 दांत तोड़ के लिए थे। ठीक है, अब समझ गए? ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। आपसे पूछा जाएगा कि जो 20 के दांत कहानी है उसके नायक यानी कि हीरो कौन है, उसके हीरो कौन है, आपसे पूछा जा रहा है आपकी दृष्टि के अनुसार। तर्क के समेत उत्तर मांग रहा है। ठीक है, लॉजिक के साथ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले शहन साहब से भी बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देते हैं। ठीक है, जो मदन है वो गरीब होने के बावजूद भी बिना डरे सेन साहब, ठीक है, सेन साहब के बेटे से लड़ जाता है, सेन साहब से भी लड़ जाता है और उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसका बेटा के मार के 2 दतवो तोड़ देता है। ठीक है, इसलिए इस कहानी के जो नायक है वो हम इसको मदन को मानते हैं। किसको मानते हैं? मदन को। ठीक है, तो चलिए ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 ये आपका सारा इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया चैप्टर नंबर 2 का। अब चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बढ़िया से करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका क्या है?
चैप्टर नंबर 3 का देखिए, चैप्टर नंबर 3 का नाम है भारत से हम क्या सीखे। जो भारत से हम क्या सीखे ये पार्ट है, ये जो है एक भाषण है। क्या है? भाषण। तो हम इसका ट्रिक देते हैं। भारत में सब लोग क्या देता है? भाषण देता है। भारत में जब आप कहीं भी चल जाइए गाँव घर में तो देखिएगा 4 लोग इतना भाषण दे रहा है, 4 लोग उतना भाषण दे रहे हैं। तो ये उसका ट्रिक दे कि भारत में जो है सब लोग भाषण खाली देता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका जो ये विधा है वो कौन है? या भाषण है। तो चलिए, इसका जो लेखक है, लेखक कौन है? मैक्स मुलर। जो भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। ठीक है, तो चलिए इसका चैप्टर नंबर प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ की कौन सी विधा है? जो इस पाठ की विधा है वो एक भाषण है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, ये कौन सा विधा है? भाषण। ये एक भाषण है। ठीक है, और 2 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हम क्या सीखे, इस पाठ के लेखक कौन है? इसका जो लेखक वो एक मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले हैं? ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जर्मनी भारत का ना है जी, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। ठीक है, और 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपका, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो इसका जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? मैक्स मुलर जी 4 वर्ष के थे, उसका पिताजी मर गए थे। ठीक है, जब मैक्स मुलर यानी कि 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष के, तभी उसका पिताजी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। मैक्स मुलर के पिताजी का मृत्यु हो गया था जब वो 4 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? जो मैक्स मुलर का पिता का नाम था उसका नाम था विल्हेम मुलर। क्या? विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर का पिता का नाम था विल्हेम मुलर। आप लोग बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया है? जो मैक्स मुलर जी है वो भारत को, किसको? भारत को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न क्या है? मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में अपना अपना अध्ययन आरंभ किया था? जब मैक्स मुलर 18 वर्ष के थे, 18 साल के थे, तभी वो संस्कृत भाषा पढ़ना चालू कर दिए थे। ठीक है, मैक्स मुलर 18 वर्ष की उम्र से ही संस्कृत का भाषा पढ़ना चालू कर दिए थे। सोच लीजिए, हम लोग अभी पढ़ने संस्कृत का कुछ जानवे न करते हैं। तो ठीक है, तो 18 वर्ष का आयु में संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिए थे मैक्स मुलर ने। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर, कट और कैन के आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? कट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर जो थे कट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। 11 नंबर प्रश्न आपका, ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर जो ऋग्वेद है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो मैक्स मुलर को। जो मैक्स मुलर है उसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो विवेकानंद जी ने। ठीक है, विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन आपका क्या? 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? तो मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्स मुलर ने उसकी नाइट की उपाधि को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, स्वीकारा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैक्स मुलर की नाइट की उपाधि को किसने नहीं स्वीकारा? तो महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मुलर जो थे वो महारानी विक्टोरिया की नाइट की उपाधि को स्वीकारा नहीं, और स्वीकार कर दिया। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? जब मैक्स मुलर था उसका निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 17 नंबर, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है,
चलिए 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। 18वें प्रश्न, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का जो दर्शन है वो ग्रामीण में हो सकता है। आपको गाँव में ही सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। आपको दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में सच्चे भारत का दर्शन नहीं होगा। आप गाँव आइएगा तो गाँव का आपको संस्कृति, जो आपका गाँव का संस्कृति है वही आपको सच्चे भारत का दर्शन कराएगा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग, उसको 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। किसको? तो वारेन हेस्टिंग को। कहाँ मिला था? तो दारिस में, दारिस नामक एक जगह 172 नामक दारिस जगह है, उसी में मिला था उसको। ठीक है, वो क्या था? गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के समय मिला था। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न को देख लिए। निवृत्त ज्ञान का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। निवृत्त जो ज्ञान है उसका संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। ठीक, मानव विज्ञान से। 21 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे? तो 1783 में। कब? 1783 में जो समुद्री यात्रा करते करते सर विलियम जोन्स थे वो भारत पहुंचे। कब? तो 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। ठीक है, 22 नंबर आपका प्रश्न है कि दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वो मिला था वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, महत्वपूर्ण, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर थी, क्वेश्चन है। 22 नंबर आप बढ़िया से याद कर लिए। ठीक है, तो दारिस नामक सोने से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जागरण का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण। किसके? नीति कथा का कारण। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है यूनान के, रोम और संपूर्ण साहित्य से कहीं गुना अधिक संस्कृत के साहित्य विशाल कहीं। ठीक है, 25 नंबर देखिए। सबसे पुराना भाषा कौन सा है? तो संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, संस्कृत से ही ये सब भाषा की जो भाषा भी बहुत छोटा मोटा सब संस्कृत दुनिया का सबसे पुराना भाषा है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका सारे ऑब्जेक्टिव आपका 3 नंबर प्रश्न थी, चैप्टर नंबर 3 का सारे ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, हम सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम धर्रा उड़ा दिए, बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? बस इसका रिविजन 2 बाई डेट में करना है बढ़िया से, और एकदम बढ़िया से इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगर ये PDF चाहते हैं कि हम डाउनलोड करें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये PDF हम ले तो इस नंबर पर आप कॉल करके ले सकते हैं, 8882301410 पर आप कॉल करिए, आपको हम पूरा PDF एकदम फ्री में दे देंगे, कोई भी चार्ज नहीं है। आपको अगर 5 जनवरी से पहले इस नंबर पर कॉल करते थे, 5 जनवरी से पहले, तब आपको ये PDF फ्री मिल जाएगा। ठीक है, 5 जनवरी तक हम इस ऑफर रखे हैं कि हिंदी और संस्कृत का फ्री PDF देंगे, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा हिंदी और संस्कृत के PDF में। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा कि 5 जनवरी तक ऑफर है, हिंदी और संस्कृत का फ्री PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके सारे आप लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 के लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो आइए लघु उत्तरीय प्रश्न का देखते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या है क्वेश्चन में? ये क्या है? समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक है मैक्स मुलर जी, वो के समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण देश भारत को क्यों कहा है? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। ठीक है, अब भारत के कोई भी जिला में कोई भी राज्य में निकल जाइए, देखिए एकदम मस्त नज़ारा आपको लगेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बढ़िया नज़ारा। इसलिए भारत में जो प्राकृतिक है वो बहुत ही सुंदर है। इसलिए ठीक है, यहाँ की नदियाँ, पर्वत, आपको ऐसा कोई भी भारत का राज्य नहीं है जहाँ पर आपको तरह तरह का नदियाँ, तरह तरह का पर्वत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ की जो भारत की नदियाँ हैं, पर्वत हैं एवं हरे भरे खेत, अभी आप गेहूँ का टाइम है, अभी देखिएगा आपके आसपास एकदम हरा भरा गेहूँ होगा, सरसों का खेत होगा,
कि मस्त नज़ारा होगा, ठीक है। तो ठीक है, यही सब जो आकर्षित करता है, जो लेखक को क्या आकर्षित करता है, यही नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन को समझ गए? अगर समझ गए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। यस जरूर लिखिएगा कि सर हम क्वेश्चन को समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? जो अति मैक्स मुलर है, उसके दृष्टि में जो सच्चे भारत का दर्शन है वो कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का जो दर्शन हो आपको ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि गाँव में ही हो सकता है। क्योंकि शहर में आप देखिए ट्रैफिक, गाय गल्ला, लोग इसी में व्यस्त हैं, लेकिन आपको गाँव में एकदम अपार सुकून मिलेगा। क्या? गाँव में जो आपका अपार सुकून मिलेगा, यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया से गाँव के संस्कृति को दिखाया जाएगा, एकदम बढ़िया से आपको गांव में बढ़िया नज़ारा मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन आपको ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही बसा है। जो भारत की असली संस्कृति है वो ग्रामीण में निहित है, निहित बना बसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न का, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? जो धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व है वो काफ़ी महत्व है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है कि ठीक है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जो भारत है वो एक धर्मों का राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अति देश है, ठीक है। भारत में कोई भी धर्म को नहीं माना, सब धर्म को क्या बराबर माना गया, ठीक है। यहाँ पर सब धर्म को क्या माना गया? बराबर। इसमें कोई भी धर्म को ऊंचा नीचा यहाँ नहीं दिखाया गया। तो यही कह रहा है मैक्स मुलर जी कि यहाँ पर जो सर्व धर्मों के लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। विश्व के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है जैसे भारत में है, ऐसा विश्व के किसी भी देश में भारत जैसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। समझ गए? अगर समझ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर आपका क्या, भारत किस तरह अतीत और समुद्र भविष्य को सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। जो भीमराव बोल रहे हैं, जो मैक्स मुलर जी है वो आपसे पूछ रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैक्स मुलर जी का इसमें क्या है उत्तर? तो इसका उत्तर है भारत अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा पीढ़ी सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। जो भारत का इतिहास है ये विश्व के किसी भी देशों में ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब भारत के जो युवा है वो इस इतिहास को पढ़कर अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसने बोला? ऐसा मैक्स मुलर जी ने बोला है, ठीक है। वो जर्मन का है, फिर भी भारत का भारत का बड़ाई कर रहा है, ठीक है। सोचिए भारत इतना सुंदर देश है, हम लोग भारत के होने के बावजूद भी भारत पर एकदम गर्व नहीं कर सकता। आपसे पूछ लीजिए, कोई भी वंदे मातरम पढ़ने के लिए किसी को बोल दीजिए तो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख ले। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 5 नंबर है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? जो मैक्स मुलर जी है वो वास्तविक इतिहास उसी को मानते हैं जिससे कुछ सीख कर जीवन में अच्छा कर सकते हैं, उसी को वास्तविक इतिहास मानते हैं। किसने? मैक्स मुलर जी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, सीखा जा सके, और लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास बहुत अच्छे हैं, यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छे सीखने को है, ठीक है। तो चलिए आपका जो चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 3, इसका सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम समाप्त कर दिए, बढ़िया से आपको एकदम धुरंधार से पढ़ा दिए। आपको क्या करना, बस रिवीजन करना और कुछ नहीं करना, एकदम बढ़िया से। चलिए आप चैप्टर नंबर 4 को चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से क्लास में लगे रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो इसका लेखक है वो लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो इसका विधा वो है ललित निबंध। जो चैप्टर नंबर 4 आपका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो विधा है इसका क्या है? ललित निबंध, ठीक है। हम ट्रिक बता देते हैं। आपसे पूछा जाए कि नाखून क्यों काटते हैं, आपको पता नहीं कि नाखून क्यों काटते हैं, पता है जी, आप बताइए नाखून कितना बार काटे? आप बोलेंगे सर हम तो नाखून हजारों बार काटती है। तो कितना बार? हजारों बार आप नाखून काटती है कि नहीं? 1000 बार भी
1000 बार भी नाखून आप काट चुके हैं। तो यही सबका ट्रिक निकलता है कि नाखून के जो अति नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन, हजार से हजारी, हजार से क्या आ जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखना है। नाखून में आप क्या लगाते हैं, ललता, ललता लगाते हैं तो अल्ताव से बोलता है अल्ता, लेकिन हम इसको एकदम ट्रिक के लिए ललता बोलेंगे। नाखून में आप क्या लगाते हैं, ललता, ललता से क्या होता है, ललित निबंध। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, जिससे आपको इसका लेखक का नाम और जो विधा उधा है याद करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखिए। 1 नंबर प्रश्न आपको क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की कौन सी विधा है। ये जो विधा है ये ललित निबंध है। ठीक है, नाखून में हम क्या लगाते हैं, ललता, ललता से ललित निबंध। ठीक है, इसको याद रखना है, आप एकदम याद रखना इसको। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न को इस पाठ के लेखक कौन, इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब 5 नंबर प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, इसका जो मृत्यु था 1989 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 ईस्वी में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अशोक का फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण्य भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। ये जो रचना है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर जो आपका रचना ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ हर साल 1 या 2 प्रश्न आपसे बस सिर्फ ई लाइन से बोल रहे हैं, 1 या 2 प्रश्न बना देते हैं, तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बढ़िया से याद करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्या है, अगला कि किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आलोक पर्व, आलोक पर्व रचना के लिए हजारी प्रसाद को क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के रचना पर। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते नाखून हमें किसकी याद दिलाती है, जो बढ़ते नाखून है हमें पार्श्व वृत्ति की याद दिलाती है। किसकी, पार्श्व वृत्ति की याद दिलाती है कि जो हम पहले थे, क्या थे, हम जो पहले थे जंगल में रहने वाले मानव थे। ठीक है, जंगल में रहने वाले मानव थे, हमारे बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे, इसी चीज़ को हमें बढ़ते नाखून याद दिलाता है। ठीक है, हमें पार्श्व वृत्ति का याद दिलाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। जो उसकी छोटी बेटी थी, लेखक की छोटी बेटी, उसने पूछा था लेखक से कि पापा पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तभी लेखक का दिमाग में आया कि हाँ यार, ये नाखून बढ़ते हैं क्यों आखिर। तो ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि लेखक से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसकी छोटी बेटी, लेखक की छोटी बेटी ने पूछा था ये बात को। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस ग्रंथ से लिया गया। ये द्विवेदी ग्रंथावली से, कहाँ से लिया गया है, द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आपका है, पुराणों का मोह समय बांधनीय नहीं होता, पुराणों का मोह सब समय बांधनीय नहीं होता, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है। जो पंक्ति है ये नाखून क्यों बढ़ते, इस पंक्ति से अति पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, किस देश का लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो गोंड देश के लोग, गोंड देश के। यह 12 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम याद करके रखिएगा। ठीक है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। ठीक है, हर साल लगभग पूछ लेता है। क्या है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो गोंड देश के, गोंड देश के लोग। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से याद रखना है जी, एकदम बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृति है। अनाम दास का पोथा ये किसका कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृति है। ठीक है, समझ गए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी विमल, विमल अपराधी, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, विमल अपराधित नागा किसे कहते हैं, नाखून को। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर प्रश्न आपका, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। जो कालिदास जी थे, कालिदास जी उसी ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है,
16 नंबर प्रश्न, दधीची मुनि का अस्थित्व से क्या बना? तो इंद्र का वज्र। दधीची मुनि का जो हड्डी था उसी से क्या बना है? इंद्र का वज्र। आपको देखे होंगे कि इंद्र जी के हाथ में ऐसा एक वज्र रहता है इस तरह का, ठीक है। किससे बना है? तो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है, ठीक है। दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर आपका क्या है? 17 नंबर प्रश्न आपका, इंद्र का वज्र किससे बना है? तो दधीची मुनि की हड्डियों से। यह प्रश्न तो आप पढ़ ही लिए, ठीक है। 18वें प्रश्न को देखिए, सजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को सजात वृत्ति कहते हैं, ठीक है। अनजान स्मृति जो है उसे सजात वृत्ति कहते हैं। 19वें प्रश्न देखिए, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सजात वृत्ति की, ठीक है। मनुष्य के अंध सजात वृत्ति की परिणाम है नाखून को बढ़ना। मनुष्य को याद दिलाता है उसके अगले कर्म को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो ये चैप्टर नंबर 4 था इसका सारे ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त कर दिए, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब चलिए इसके सारे सब्जेक्टिव को देखते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ सभी को, ठीक है। तो बढ़िया से एकदम क्लास में जुड़े रहिए। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव को देते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसी को प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित? जो नाखून क्यों बढ़ते यह प्रश्न लेखक के पास कैसे आया, ठीक है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उसकी छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो पापा जी बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तब लेखक के दिमाग में आया कि हाँ यार सही में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तब ये पाठ को लिखा गया है। चलिए अगला 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर जो प्रश्न आपका क्या है, नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? जो बढ़ते नाखून के द्वारा प्राकृति है मनुष्य को उसकी पार्श्ववृत्ति को याद दिलाती है, ठीक है। कि अगले जन्म में तुम बड़ा तुम्हारा लो था, बड़ा बड़ा नाखून था, बड़ा बड़ा बाल था, तुम अगले जन्म में कैसा था? एक बंदर था, बंदर की तरह नहीं पहले कि इस तरह का एकदम रहता आपका बंदरवा की तरह। वही को मनुष्य को याद दिलाता है अगले जन्म में तुम्हारा जो था बड़ा बड़ा नाखून था, तुम्हारा बड़ा बड़ा पेड़ था, ठीक है। तो यह सब दर्शाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 3 नंबर प्रश्न आपका है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक संगत है? जो पूछ रहा है लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र को दिखाना किस रूप तक सही है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना काफ़ी हद तक संगत है क्योंकि अस्त्र से हमें अपनी सुरक्षा करते हैं। लाखों वर्ष पहले मनुष्य आदि मानव था और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करता था, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना उचित है। इसमें जो लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी वो बोल रहे हैं कि हम लाखों वर्ष पहले क्या था? आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव। इसलिए नाखून जो था हमारे पहले तो कोई अस्त्र शस्त्र होता नहीं, तो जो इसीलिए नाखून जो था हमारा नाखून वही हमारा रक्षा करता था। हम जंगली शेर जंगली जानवर से बचने के लिए हम नाखून का प्रयोग करते थे, बड़ा बड़ा नाखून रखते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो यस लिखकर जरूर भेजिए, एकदम कमेंट में यस जरूर लिखिए। कहाँ सर समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। चलते हैं हम अगला 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं? आपके मन में नहीं आया होगा ये प्रश्न कि हम यार बार बार नाखून क्यों काटते हैं? नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाता है, काटते हैं फिर बढ़ जाता है, ऐसा आखिर होता क्यों है? ये बताइए, आपके मन में ये बात कभी आया है? अगर नहीं आया है तो सोचिए एक बार कि हम बार बार काटते हैं नखुनमा, फिर नखुनमा हमारा बढ़ क्यों जाता है? तो चलिए यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मन में ये प्रश्न आया था, ठीक है। लिखा है, मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पार्श्ववृत्ति पुरानी यादों को भुलाना चाहता है। जो मनुष्य है वो जैसे मनुष्य के पहले क्या रहता है? बंदर रहता था ना, बंदरवा, उसी से ना मनुष्य बनाए जी, बंदरे से ना। तो उसके पूछ जैसे आपका पूछ गायब हो गया ना, उसी तरह मनुष्य का धीरे धीरे क्या होगा? नाखून भी गायब हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जो है मनुष्य जो अपना है पार्श्ववृत्ति को प्रति भुलाने के लिए नाखून जो आपका नाखून काट देता है, ठीक है। तो अगर आप समझ गए हैं तो यस लिख के ज़रूर बताइए कि हाँ सर हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत ना है, हमें एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं। तो चलिए आपका ये जो है चैप्टर नंबर 4 इसका सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, एकदम बढ़िया से ख़त्म कर दिए हैं। तो चलिए आप चैप्टर नंबर 5 में घुसते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जो आपका लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम
यहाँ क्लास को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो और लगभग आपका 10 से 15 मिनट, मान लीजिए 10 से 15 मिनट और क्लास आपका चलने वाला है, तो एकदम बढ़िया से क्लास को देखिएगा अंत तक, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 का आपका क्या है, नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। नागरी लिपि जो है ये एक निबंध है। तो इसका जो लेखक है कौन है, गुणाकर मूल्य। कौन है, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य है नागरी लिपि के लेखक, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि नागरी लिपि जो है वो कौन सी विधा है, तो आप बोलिएगा निबंध विधा है, ठीक है। तो हम इसका ट्रिक बताते हैं, जैसे कि नगर में न कैसा लोग रहता है, नगर में गुण वाला लोग रहता है। नगर में कैसा लोग रहता है, गुण वाला। गुण से क्या हो गया, गुणाकर। गुणाकर, गुणाकर मूल्य। गुण से हो गया गुणाकर मूल्य, समझे, ठीक है। गुण से गुणाकर मूल्य, ठीक है। अगर आप समझ गए तो एकदम दिल बना के भेजिए, तो एकदम भेजिए, गर्दा उड़ाइए, दिल बनाइए, तो एकदम दिल बना के भेजिए, तो ठीक है। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है। प्रश्न नंबर 1 को देखिए कि नागरी लिपि पाठ कौन सी विधा है। तो नागरी लिपि पाठ जो है ये निबंध है जी, ठीक है। आप ऐसे बोल देंगे चुटकी बजाते कि सर ये नागरी लिपि जो है ये एक निबंध है, ठीक है। और ट्रिक जो बताया अभी आपको, ट्रिक बताए ना कि नागरी लिपि पाठ जो है इसके लेखक कौन है। नगर में कैसा लोग रहता है, गुण वाला। नगर में गुण वाला लोग रहता है, यानी कि गुणाकर मूल्य, ठीक है। गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। इसको एकदम बढ़िया से याद कर लेना आपको, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था अमरावली, महाराष्ट्र में। कहाँ, अमरावली, महाराष्ट्र में, ठीक है। गुणाकर मूल्य का जन्म होता है अमरावली, महाराष्ट्र में। इसको आप एकदम बढ़िया से याद कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, यानी गुणाकर मूल्य जी की मृत्यु कब हुई थी। तो 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास आदि विज्ञान आदि किसकी रचना है। आप बोलेगा सर ये तो एकदम विज्ञान विज्ञान खाली लग रहा है कि जैसे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो यह जो आपको जिसमें ज़्यादा विज्ञान विज्ञान देखेगा समझ लीजिए गुणाकर मूल्य जी का है, ठीक है। ये गुणाकर मूल्य जी का कैसा, जैसे खगोल विज्ञान हो गया आपका, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, सम विज्ञान का इतिहास, ये किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी की रचना है। किसकी, गुणाकर मूल्य जी की रचना है, ठीक है। पहले 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसके 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। तो गुणाकर मूल्य का, गुणाकर सोचिए 2500 से अधिक लेखक इसका क्या हुआ, प्रकाशित हो चुका है, और 30 से ज़्यादा पुस्तक, ठीक है। सोच लीजिए प्रकाशन हो चुका है, कितना बड़े लेखक थे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, रचना है। अक्षरों की कहानी जो है ये गुणाकर मूल्य की रचना। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की रचना, अक्षरों की कहानी। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ये गुणाकर मूल्य की रचना। आपने लग रहा है कि हम लग रहा है कि सर हिंदी ना हम विज्ञान साइंस पढ़ रहे हैं, उससे आपको फील हो रहा होगा कि सर विज्ञान सामाजिक विज्ञान अति कलम अति वैज्ञानिक वैज्ञानिक आ रहा है इसमें, लग रहा होगा, हाँ, ठीक है। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव देखिए। मेंडलीव महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय आदि किसकी रचना है। तो ये सब भी किसकी रचना है, ये सब भी गुणाकर मूल्य जी का ही रचना है, ठीक है। गुणाकर मूल्य जी का ही रचना है। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से ली गई, किस पुस्तक, तो भारतीय लिपियों की कहानी इस पुस्तक से ली गई। नागरी लिपि जो पाठ है ये भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से ली गई है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लिया। 12 नंबर प्रश्न जो आपका है, देवनागरी लिपि प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए। ये जो लेख है आपका दक्षिण भारत से प्राप्त हुए, ठीक है। दक्षिण भारत से जो आपका ये प्रारंभिक नागरी लिपि जो लेख है ये दक्षिण भारत से आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है। तो देवनागरी लिपि में बोली जाती है, किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का, 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। कौन, विजयनगर के 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने, ठीक है। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न आपका है,
कि दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना, जो दोहा कोश है ये श्रपाद की रचना है, श्रपाद की रचना है दोहा कोश। 16 नंबर प्रश्न आपका, रामायण, रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में। आपसे पूछा जाएगा रामायण किसने लिखा है, तो वाल्मीकि। किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है रामायण को, वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि लिए लिखा है रामायण को, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है आदि दक्षिण भारत की। जो ये तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये कैसी भाषा है, किधर की भाषा है, तो ये दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो श्रपाद, हिंदी का आदि कवि कौन है, श्रपाद है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे, नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो 9वीं सदी से। तो नागरी लिपि के लेख है तो 9वीं, देखिए 9 से नागरी, 9 से 9वीं, ठीक है। आपको ट्रिक दे रहा है, 9 से नागरी, 9 से 9वीं, इसको आपको याद करना है कि ये एकदम याद रखना है कि 9 से 9वीं, 9 से नागरी। आपका पूछा जाए कि नागरी लिपि के लेख कब से, 9वीं सदी से, एकदम बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है। 20 नंबर देखिए, भारत में बेतमा होता है यहाँ, भारत में बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 से 1020 ईस्वी का है, ठीक है। जो बेतमा दान पत्र है वो आपका 1020 से 20 का है, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नगरी के रहने वाले थे, ठीक है। परमार भोज थे, शासक भोज, वो धारा नगरी के रहने वाले थे, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने, तो 2 सदी यानी कि 200 वर्ष पहले, ठीक है। 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने थे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, केरल के शासकों ने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि क्यों लिखवाया, तो क्यों लिखवाया, विक्रेलस ने, किसने लिखवाया, यहाँ होता है किसने लिखवाया, तो विक्रेलस जो थे, विक्रेलस उसी ने लिखवाया, तो किसने, विक्रेलस, ठीक है। तो आपका तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो था, जितना भी ऑब्जेक्टिव था आपका चैप्टर नंबर 5 का, जितने भी ऑब्जेक्टिव था हम सारे समाप्त कर दिए, एकदम सारे को एकदम बढ़िया से आपको बढ़िया से पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए आप सब्जेक्टिव को देते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्या, 1 नंबर में, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थित कैसे आई, तो देवनागरी लिपि थी उसके अक्षरों में स्थित कैसे आई, तो करीब 2 सदी पहले यानी कि 200 वर्ष पहले लिपि के टाइप बने, इसमें पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई, ठीक है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन यस लिख के जरूर भेजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि सभी भाषाएं, सभी ये जो भाषा है लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी, मराठी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, तो लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि आदि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, उनका विवरण करें, तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख है हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्षिण प्रदेश से प्राप्त होते हैं, ठीक है, दक्षिण प्रदेश से प्राप्त होते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न आपका है कि नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, तो इसका उत्तर, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के कहने के पीछे कई कारण बताते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा मानना है कि पंडित का है कि काशी देवों की भूमि है, और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपका, नागरी लिपि कब तक सार्वजनिक लिपि थी, तो नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि उस समय संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है। आपका यहाँ
चैप्टर नंबर 5 का सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त कर दिए, लघुत्तरीय और दीर्घितीय समाप्त कर दिए, ठीक है। अब इसका रिवीजन आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है आपको बढ़िया से। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को वीडियो क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो आपका है वो चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 5 तक, चैप्टर नंबर 12 का होने वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के चैप्टर नंबर 12 तक होने वाला, ठीक है। तो एकदम क्लास को पूरा देखिएगा, वो भी क्लास आपका कल तक आ जाएगा, ठीक है। आप अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।